गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 10 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा हमने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ लिखा है ग्रुप 16 एलिमेंट, क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट जो है हमारा, जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, वहीं तक है। उसके बाद जो आपके डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो आते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्शंस, वो सारी चीजें आपकी एलिमिनेट कर दी गई है इस बार के सिलेबस में। तो आज से हम आपका डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली पहुंच रहे हैं आपके ग्रुप 16 एलिमेंट की तरफ। तो देखो ग्रुप 16 की अगर बात की जाए तो ग्रुप 16 एलिमेंट भी आपके पी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर आपका होता है इस फैमिली का, वो ऑक्सीजन होता है, इसीलिए इस ग्रुप को हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए ग्रुप 16 एलिमेंट की या ऑक्सीजन फैमिली की, इनको चाल्कोजेंस भी कहते हैं। They are also known as chalcogens, क्योंकि chalcogens मीन होता है और फॉर्मिंग। तो ये जो फैमिली है आपकी ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ये आपके और फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओर्स आपके क्या होते हैं, आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट में आपको ओर्स मिलते हैं। ठीक है, उन ओर्स से आप इजीली मेटल निकाल सकते हो। तो आपके मेजॉरिटी ऑफ जो ओर्स हैं वो इस ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर की हेल्प से ही बनते हैं। सबसे पहले अगर और की बात की जाए तो देखो आपके ऑक्साइड और जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपके सल्फाइड और में आपका सल्फर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कार्बोनेट और, तो आपको पता है कार्बोनेट क्या होता है, CO3। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें भी आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसमें भी आपका क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आपकी बात की जाए बेटा हाइड्रेटेड ओर्स जो होते हैं उनमें भी आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे आपका हाइड्रेटेड और है Fe2O3 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आपके जो ओर्स हैं अर्थ क्रस्ट में, आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ ओर्स में क्या प्रेजेंट है, आपका ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, और ऑक्सीजन और सल्फर आपके ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं इनको कि मेजॉरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट में जो और पाए जाते हैं वो आपके ऑक्सीजन और सल्फर कंटेनिंग होते हैं। इसीलिए हम इस फैमिली को चाल्कोजेंस भी कहते हैं, क्योंकि चाल्कोजेंस का मतलब होता है ऑक्सीजन और फॉर्मिंग। तो ये फैमिली जो है क्या है, और फॉर्मिंग फैमिली है। दैट्स व्हाई ग्रुप 16 एलिमेंट इज आल्सो नोन एज चाल्कोजेंस। नेक्स्ट अगर इसकी ऑकरेंस की बात की जाए कि आपके जो ग्रुप 16 एलिमेंट हैं जितने भी हैं, इनकी ऑकरेंस की बात की जाए, पहले ऑकरेंस से पहले हम इनके मेंबर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फैमिली का मेंबर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल O। नेक्स्ट आपका है सल्फर का सिंबल S। नेक्स्ट है आपका सेलेनियम का सिंबल होता है Se। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टेल्यूरियम का सिंबल होता है Te। एंड लास्ट इज पोलोनियम का सिंबल होता है कैपिटल P एंड स्मॉल O। ठीक है, तो ये आपके मेंबर्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के। पहले ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन आपका आता है पोलोनियम। ठीक है, तो अगर इसको याद करना है तो ओस से तेरे पाँव। ठीक है, याद करने की ट्रिक, जिसको वैसे ही याद हो जाता है वेल एंड गुड, बट जिनको याद नहीं होता ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स, तो आप डायरेक्टली ऐसे एक ट्रिक से याद कर सकते हो, ओस से
तेरे पाँव, ठीक है, ओस ओस से तेरे पाँव, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फैमिली के मेंबर्स को याद कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात की जाए, हम ऑकरेंस की बात कर रहे थे कि आपके एनवायरनमेंट में अगर इन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स की ऑकरेंस की बात की जाए, ये किस तरीके से फाइंड होते हैं, कितने फाइंड होते हैं, कब फाइंड होते हैं, कैसे फाइंड होते हैं। अगर आपकी ऑकरेंस की बात की जाए तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का ऑकरेंस लेते हैं आपके एटमॉस्फेयर में। पहले ऑक्सीजन लिख लेते हैं। तो बेटा आपका जो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है ग्रुप 16 का, वो आपका 20.9% एबेंडेंस होती है इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो आपकी ऑक्सीजन जो होती है 20.9% होती है, ठीक है, यानी कि उसकी एबेंडेंस कितने हैं 20.9%। किसी बुक में डायरेक्टली आपका 21% भी लिखा हुआ है, ठीक है, राउंड ऑफ करके तो हम कह सकते हैं 21% आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ये जो ऑक्सीजन है आपकी एटमॉस्फेयर में, आप देख रहे हो कितनी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस आफ्टर नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस के बाद जो मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग जो गैस है आपकी एटमॉस्फेयर में, वो कौन सी है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन भी आपकी डाई एटॉमिक इन नेचर होती है, डाई एटॉमिक इन नेचर होता है। जैसे हमने नाइट्रोजन की बात की थी, नाइट्रोजन आप देख सकते हो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही ऑक्सीजन भी आपकी O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट की, तो आपका जो ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट में, अगर उसकी एबेंडेंस की बात की जाए तो एबेंडेंस उसकी कितनी है 46% इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन आपकी 46% मोस्ट अबेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों आपकी अर्थ क्रस्ट में 46% है, ये तो कॉमनली अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो आपके ओर्स होते हैं वो ऑक्सीजन और सल्फर कंटेनिंग ही होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपके अर्थ क्रस्ट की, तो देखो आपके मेटल ऑक्साइड है, उनमें भी आपका क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट अगर बात करें आपके मेटल कार्बोनेट है, उनमें भी आपका ऑक्साइड है। नेक्स्ट अगर बात करें आपके मेटल सल्फेट है, उनमें भी आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपके जो मेटल हाइड्रेट होते हैं, उनमें भी आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ ये तो आपका अर्थ क्रस्ट की बात हो गई, लेकिन अगर आप अर्थ क्रस्ट से ऊपर आते हो तो आपको पता है क्या है, आपका 70% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर आपका पानी से घिरा हुआ है। और पानी क्या होता है, सिंपली आपका H2O, ठीक है। तो वहां पे भी आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। तो अर्थ क्रस्ट और एनवायरनमेंट में आपकी ऑक्सीजन जो है 46% प्रेजेंट होती है उसके, यानी कि यहां से हम अनुमान लगा सकते हैं इसकी कितनी ज्यादा अबंडेंस है। इसीलिए अगर रैंक की बात की जाए तो ये अर्थ क्रस्ट में रैंक इसकी 1 है, अबंडेंस में इसकी रैंक क्या है, फर्स्ट आती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन योर अर्थ क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा सल्फर की, अगर हम सल्फर की बात करें तो देखो नेक्स्ट अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है आपका, अगर सल्फर की एबेंडेंस हम अर्थ क्रस्ट में देखें तो सल्फर की एबेंडेंस अर्थ क्रस्ट में क्या है, 16th रैंक होती है इसकी अर्थ क्रस्ट में, दैट मीन्स, और इसकी एबेंडेंस होती है 0.03 to 0.1% होती है, ठीक है, आपकी अर्थ क्रस्ट में। अब बात आती है कि अर्थ क्रस्ट में ये क्यों एबेंडेंट है, वही मैंने आपको बताया था कि ओर्स में मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और
अगर हम बात करें आपकी एटमॉस्फेयर में, तो बेटा हमने आपकी नाइट्रोजन पढ़ ली 78%, देन हमने ऑक्सीजन पढ़ ली 21%, तो आपकी 78 + 21 बनती है 99%। ठीक है, अब बचता है 1%, तो 1% में आपके सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट होती है। साथ के साथ आपको पता है इनसे भी ज्यादा एबिडेंट कौन सी गैस होती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। तो ये जो आपकी सल्फर से बनने वाली गैसेस जो है, या फिर सल्फर गैसियस फॉर्म में आपका इतना ज्यादा अमाउंट में एबेंडेंट नहीं होता या एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी नेग्लिजिबल अमाउंट हम मान के चलते हैं। ठीक है, इसलिए हम उस चीज को डिस्कस नहीं करें। प्रेजेंट तो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट होती है आपके एटमॉस्फेयर में, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, बट एज कंपेयर टू आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, इसकी अमाउंट बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो आपकी अर्थ में क्या है, ये 16th रैंक पे आती है। आपकी ऑक्सीजन फर्स्ट रैंक पे आ रही है। और अगर हम एबेंडेंस की बात करें अर्थ क्रस्ट में, तो आपके सल्फर की कितनी एबेंडेंस आती है, 16th रैंक आती है, 16th रैंक आती है अमॉन्ग 118 एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्यों आपकी मोस्ट एबेंडेंट है ये, सबसे पहले आपके जो सल्फेट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, जो सल्फेट आपके प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल CuSO4, PbSO4, ठीक है, वहां पे देखो सल्फर है, ये सल्फर है, तो सल्फेट के फॉर्म में भी आपके जो ओर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें आपका क्या होता है, सल्फर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें सल्फाइड्स की, जैसे आपका जिंक ब्लेंड जो होता है दैट इज ZnS, नेक्स्ट आपका गैलेना होता है जो PbS। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए इसकी ऑकरेंस की, PbS। नेक्स्ट ये पायराइड्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, पायराइड्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम पायराइड्स की बात करें तो CuFeS2, ठीक है, ये आपका पायराइट होता है, तो ये पायराइट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे आपकी, तो आपकी जो सल्फर जो होता है ज्यादातर ऑर्गेनिक सब्सटेंस और वी कैन से इट एज एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स जो आपको नेचुरली मिलते हैं, प्लांट से जो मिलती हैं चीजें, फॉर एग्जाम्पल आप अदरक है, आपकी गार्लिक, ठीक है, आपका लहसुन जो है, जिंजर गार्लिक, दोनों में ही आपका क्या बोलते हैं, सल्फर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका ओनियन में भी आपका सल्फर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो बेटा RNA DNA स्ट्रैंड को लिंक करने वाला भी सल्फर ही होता है। डाइसल्फर जो है लिंकेज का काम भी करता है। आपके जो प्रोटीन्स होते, प्रोटीन जो चेन होती है उसमें भी लिंकेज का काम जो है आपका सल्फर ही करता है। तो हम देख सकते हैं कि सल्फर भी हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपकी लास्ट इन 3 एलिमेंट्स की, दैट इज सेलेनियम Se, टेल्यूरियम Te एंड पोलोनियम, इनकी अगर बात की जाए तो हम इनको नेग्लेक्ट करके ही चलेंगे ऑकरेंस में, क्योंकि ये ज्यादा कॉमनली प्रेजेंट नहीं होते आपके एनवायरनमेंट में। ये जो आपके 3 एलिमेंट है ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस, सो वी कैन से इट एज दे आर ट्रेस एलिमेंट। बहुत छोटे छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कहीं आपके जैसे आपके PbSe और जो है वो मतलब आपके लेड के साथ कभी ओर्स के फॉर्म में आपकी ट्रेसेस में ये आपको एलिमेंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ कि पोलोनियम जो है आपका ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन कब होती है, नेक्स्ट हम आपके ग्रुप 17th एलिमेंट नहीं डी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ेंगे वहां हम देखेंगे कि जब आपके यूरेनियम एंड थोरियम जो होता है उनका जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, रेडियो एक्टिव
डिके जो होता है, या हम कह सकते हैं अपनी रेडियो एक्टिविटी के टाइम आपका यहाँ पे पोलोनियम एज अ साइड प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जब आपका यूरेनियम थोरियम जो कि दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट में आपके ये आएंगे। ठीक है, डी ग्रुप जब हम पढ़ेंगे वहां आप पढ़ोगे इनके बारे में। तो यूरेनियम और थोरियम जो कि आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब इनका डिके होता है तो आपका पोलोनियम एज अ साइड प्रोडक्ट आपको मिलता है। साथ के साथ अगर बात की जाए आपकी सल्फर की, एक और चीज है कि जो वोल्केनो जो होता है उसमें से आपकी एक गैस रिलीज होती है, दैट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फर गैस नाम की गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या है, आपका सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनकी ऑकरेंस की। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि ये आपकी कैसे प्रॉपर्टीज शो करता है, तो देखो तो नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इनके फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में कि आपके ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो किस टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को पता है कि आपका यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर करना चाहूंगी कि आपका हम ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम ग्रुप 15 आपका पढ़ चुके हैं। तो आपके एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रुप 16 से आपको कोई प्रॉपर्टी दी होगी, ठीक है, उसको आपको कंपेयर करना है ग्रुप 15 से। और हम ग्रुप 15 में हर एक प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ के आए हैं, चाहे वो इनर्ट पेयर इफेक्ट हो, चाहे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो, चाहे वो शील्डिंग इफेक्ट हो। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां आपको डीपली पढ़ाया था। अब हर ग्रुप में ये आपका बहुत जल्दी प्रॉपर्टी क्लियर आउट हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो आपका क्या है, 15 ग्रुप की बात की जाए तो 15 ग्रुप का क्या है, याद करने का तरीका बता रही हूँ। 15 ग्रुप में NS2 एंड NP3 था आपका, बट यहाँ पे आपका क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, 15 के बाद 16th ग्रुप आता है, तो दैट मींस आपका राइट टू लेफ्ट आपका शेल उतने ही रहते हैं। क्या इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जब आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में तो आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो दिस इज द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ये आपकी क्या है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या है, NS2 एंड NP4। तो अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करें तो आपका ये क्या है, NS 2 इलेक्ट्रॉन, और NP की अगर बात करें तो दिस p shell contain, p orbital contain 4 suborbital, that is npx, npy and npz 1 1 1। ठीक है, उसके बाद ठीक है बेटा, तो आपका क्या हो गया है कि p ऑर्बिटल में क्योंकि p ऑर्बिटल में पहले आपके ग्रुप 15 में 3 ही एलिमेंट थे, बट यहाँ पे 4 आ गए हैं। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ग्रुप 15 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी NS2 NP3, उससे ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लेस स्टेबल है, वो आपकी मोर स्टेबल थी। क्यों, आप लोग पढ़ चुके हो 11th क्लास में कि आपके जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी भी ऑर्बिटल की, चाहे वो D हो, P हो, F हो, ठीक है, half filled and full filled electronic configuration is always have extra stability। ठीक है, आपकी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम देखें तो आपका क्या है, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में आपका क्या होता है, सिमेट्रिकली फिलिंग होती है। आपके जो ऑर्बिटल होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं, सब में आपका हाफ फिल्ड है तो सब ऑर्बिटल्स में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फुल फिल्ड है तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो हाफ फिल्ड से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, वहां पे क्या था,
p में 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 4 आ गए हैं, ठीक है। तो सिमेट्री आपकी बिगड़ गई है p ऑर्बिटल की, ठीक है, एज कंपेयर टू योर ग्रुप 15 एलिमेंट। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो बेटा देखो आपके एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। अगर हम सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहले दिस इज योर ऑक्सीजन, देन इज योर सल्फर, देन इज सेलेनियम, देन इज टेल्यूरियम एंड लास्ट में पोलोनियम, ठीक है। अगर हम बात करें मैजिकल नंबर्स, आपको याद है आपका जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 में जब आप 8 प्लस करोगे कितना होगा 16, 16 में अगेन आप 18 प्लस करोगे, मैजिकल नंबर याद है ना 8, 18, 18, 32, ठीक है, ये आपके मैजिकल नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप 18 प्लस करोगे तो आपका 34, नेक्स्ट इसमें अगर आप अगेन 18 प्लस करोगे तो आपका 52, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप इसमें अगेन 32 प्लस करोगे 52 में तो आपका बनता है 84, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद करते हैं डायरेक्ट। अगर आपको ग्रुप 16 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या मैं कहूं एटॉमिक नंबर याद करना है तो, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दूसरी बात बताऊं तो आपका ग्रुप 15 में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन कम था, p में क्या था 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन कम था। तो अगर वहां से भी आपको ग्रुप 15 एलिमेंट के भी अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो गए हैं एलिमेंट्स के तो उनसे एक ज्यादा करके देख लो, +1 करके देख लो। दैट इज आपका नाइट्रोजन का 7 था तो यहाँ पे 8 है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया है p ऑर्बिटल में, ठीक है। वहां पे आपका फास्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर था तो 15 से नेक्स्ट 16, आपका वहां पे आर्सेनिक का 33 एटॉमिक नंबर था तो आर्सेनिक से नेक्स्ट सेलेनियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 34 होता है। और क्या बोलते हैं ग्रुप 15 में आपका एंटीमनी था, एंटीमनी का कितना था 51, तो यहाँ पे टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम का 52। इसके बाद यहाँ बिस्मिथ था जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 83, तो पोलोनियम का उससे नेक्स्ट 84 एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आपको पता है ऑक्सीजन से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, हीलियम, ठीक है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p4, क्योंकि आपको पता है हीलियम आपका क्या होता है 1s2, ठीक है। तो टोटल आप करोगे 4 और 4 प्लस करोगे 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं हम इनको इनर शेल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, क्योंकि जो इनर्ट शेल है, जो अंदर वाले शेल है वो नोबल गैस की तरह बिहेव करते हैं, मतलब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इनर सेल्स की वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसी होती है, इसीलिए हम इसको नोबल गैस के कंपेयर में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सल्फर, सल्फर से पहले आपकी नोबल गैस कौन सी आती है, नियॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, यहाँ पे आपका d ऑर्बिटल भी होता है 3d0, बट वो एम्प्टी होता है इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बट आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि कहाँ आपका d ऑर्बिटल इंसर्ट हो रहा है, कहाँ वो एंटर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपकी सेलेनियम, तो सेलेनियम से पहले आपकी आती है आर्गन, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखो शेल इंक्रीज हो रहा है 2 3 तो यहाँ आएगा 4, तो 4s2 देन 3d अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3d10 देन 4p4, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए टेल्यूरियम की तो टेल्यूरियम से पहले आपकी आती है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 4s के बाद 5s 5s2 देन इज योर 4d10 5p4, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पोलोनियम के बाद आपकी पहले आपकी नोबल गैस आती है जिनॉन Ze सॉरी, तो 6s 5 के बाद 6 शेल ऐड हो जाता है 6s2 देन इज योर 4f14 देन इज योर 5d10 एंड 6p4, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो यहाँ पे देखो d ऑर्बिटल आ रहा है, ये एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 के बाद 4 की आपका 4th शेल चल रहा है तो 3d फिल हो गया है, यानी कि इसके बाद आपका 4d आएगा, तो 4d आपका यहाँ एम्प्टी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पे 5th शेल चल रहा है, 4
डी फिल हो गया है तो यहाँ पे 5D एम्प्टी होगा, ठीक है। अगर यहाँ बात करें 6th शेल चल रहा है आपका, 4F हो गया है, 5D हो गया है, तो यहाँ पे एम्प्टी कौन आएगा, एक तो आपका आएगा 5F एम्प्टी है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका 6D एम्प्टी है, नेक्स्ट आपका इसी सीरीज में अगर हम 6F की बात करें तो 6F भी यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो हम एम्प्टी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और ये जो है इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पे आप क्या बोलते हैं, नॉबल गैसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं इनर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करना आसान है। मैंने आपको ग्रुप 15 में बताया था क्यों हम इस टाइप की नोटेशंस यूज करते हैं। दूसरी बात क्या है, इसको जब आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं इनर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इनर जो शेल है वो मतलब 6S से पहले जो आपके 5S है, 4S है, वो जो है आपकी इनर्ट नोबल गैस की तरह उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, इसलिए हम उसको इनर्ट नोबल गैस के फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, ये तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी जो कि है आपकी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो बेटा एटॉमिक और आयोनिक रेडियस की अगर बात करें तो पहले मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ, आपकी बुक में नहीं दिया होगा, एनसीईआरटी बुक में। ये ऑक्सीजन है, देन इज योर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड लास्ट में पोलोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका होता है 66 पिकोमीटर, देन इज योर 104 पिकोमीटर, देन इज योर 117 पिकोमीटर, टेल्यूरियम का होता है 137 पिकोमीटर और ये होता है आपका 146, पोलोनियम का आपका होता है 146 पिकोमीटर, ठीक है बेटा। तो ये आपके एटॉमिक रेडियस है। तो बेटा आपका जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आप यहाँ से डाटा से ये एस्टिमेट लगा सकते हो कि जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो ऑक्सीजन फैमिली में, तो आपका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑन गोइंग डाउन, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो रहा है दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया पता लग गया होगा क्योंकि ग्रुप 15 में भी आपका सेम ही ट्रेंड था, ठीक है। तो सेम रीजन आपका यहाँ पे है जहां जो हमने ग्रुप 15 में पढ़ा था। तो अगर हम बात करें तो बेटा एटॉमिक रेडियस आपका डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पहला नंबर ऑफ शेल्स, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट एंड तीसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये तीन मेन फैक्टर्स है जो कि आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस जिन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ शेल्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो सेकेंड शेल था, दैट इज एन की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, अगेन आपकी 3 शेल हो गया, एन की वैल्यू यहाँ 3 हो गया है, यहाँ पे एन की वैल्यू 4 हो गई है, यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी 5 हो गई है और यहाँ पे एन की वैल्यू 6 हो गई है। यानी कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो ऑक्सीजन फैमिली में आपके नंबर ऑफ शेल्स, एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स नंबर ऑफ शेल्स 1 by 1 आपके इंक्रीज होते जा रहे। पहले सेकंड सेल था, देन थर्ड सेल इंसर्ट हुआ, देन फोर्थ सेल, देन फिफ्थ एंड लास्ट में 6th शेल आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से आपका एटॉमिक और आयनिक रेडियस अंडरस्टूड है कि आपका इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम आपकी नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एक और बात आपको बता देती हूँ कि आपका जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस तो आपका ट्रेंड सेम है, मतलब सेम है जैसा ग्रुप 15 में था, एक ग्रेजुअल आपका इंक्रीज शो करा जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो। बट अगर यहाँ हम देखें बेटा तो ऑक्सीजन से जैसे ही आप सल्फर की तरफ
जाते हो आपका देखो क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, आप कह सकते हो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है कि 66 पिकोमीटर से 104 पिकोमीटर चला गया। बट आप सल्फर से सेलेनियम की तरफ आते हो तो इतना ज्यादा चेंज नहीं है। अगेन आप सेलेनियम से टेल्यूरियम की तरफ आते हो तब भी इतना ज्यादा चेंज नहीं है, इंक्रीज है बट इतना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट अगर आप पोलोनियम की तरफ आते हो तो वहां पे भी आपका इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है। तो ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि आपका सल्फर, ऑक्सीजन से जब सल्फर में आते हो तो यहाँ पे आपके क्या है, देखो ऑक्सीजन में इनर्ट कौन सा है, 1s2 है, ठीक है, इसमें आपका 2s2p 1s होगा, ठीक है, जो कि आपके इनर्ट इलेक्ट्रॉन है या इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि आपकी फुलफिल्ड है, पेयर्ड है उसमें। तो आपको पता है कि आप क्या बोलते हैं, आपके न्यूक्लियस के बाद जस्ट बाद 1s, देन सेकंड शेल आता है 2s2p, देन थर्ड शेल आता है 3s3p 3d, ठीक है, देन आपका फोर्थ शेल आता है 4s4p 4d 4f, ऐसे शेल्स आते हैं, ठीक है। तो आपके जो s और p ऑर्बिटल होते हैं न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास है, तो वो क्या करते हैं, दूसरी तरफ उनका क्या होता है, उनकी शेप जो होती है, s ऑर्बिटल आपको पता है स्फेरिकल होता है, तो वो न्यूक्लियस को प्रॉपरली सराउंड करके रखता है। इसीलिए आपका नो डाउट डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आपका क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे। तो नो डाउट आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो, यहाँ पे 84 प्रोटॉन हो गए और इसमें 8 प्रोटॉन थे, बट आपका क्या हो गया, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आ रहे नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के कारण आपका s p देन अगेन 2s 2p, ठीक है, अगेन 3s 3p देन 3d, तो आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट शेल से बहुत ज्यादा दूर हो गया है। और आपको पता है कि इनर जो s और p ऑर्बिटल होते हैं उनकी शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, वो प्रॉपरली न्यूक्लियस को सराउंड करके रखते हैं, न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको सराउंड करके रखते हैं, और आने वाले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को पास नहीं आने देते, उनको रिपेल करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, बट इस केस में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट है। क्यों ऐसा है, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें आपके प्रोटॉन है इस तरीके से, ठीक है, देन आपका हम अगर पोलोनियम का एग्जांपल ले, देन आपका ये पहला शेल इस तरीके से करते हैं, फर्स्ट सेल, सेकेंड शेल, then your third cell, then fourth cell, then fifth cell and again sixth cell, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सेल है, n equal to 1, then n equal to 2, then n equal to 3, then n equal to 4, n equal to 5 and लास्ट में आपका n equal to 6, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 सेल आ गया है, ठीक है। तो अगर हम पोलोनियम की बात करें तो देखो यहाँ पे 84 प्रोटॉन हो गए हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप आप आते हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो नो डाउट आपके प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे। बट देखो जब आपका फर्स्ट सेल है तो इसमें s ऑर्बिटल होगा 1s, ठीक है, और उसकी शेप क्या है, स्फेरिकल है, वो टोटली कवर करके रखेगा न्यूक्लियस। देन आपका सेकंड शेल आता है जिसमें 2s और 2p होता है, तो वो भी देखो पूरा कंप्लीट करके रखेंगे, शील्ड करके रखेंगे। देन आपका थर्ड शेल आता है, देन 3s 3p, ठीक है, 3d भी इंसर्ट हो जाता है। तो आपका क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपका क्या होगा, ये न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना लगना चाहिए उतना नहीं लग पा रहा है, एज कंपेयर टू अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो फर्स्ट सेल पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियस फर्स्ट शेल पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा। बट जैसे ही आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो आपका न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता ही है, बट वो इफेक्टिव नहीं रहता, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज आपका इफेक्टिव नहीं रहता, वहां पे इफेक्टिव वर्क होने लग जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन है s और p ऑर्बिटल में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, इसको तो शील्ड कर रहे हैं, अंदर वाले भी इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड कर रहे हैं, साथ के साथ इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना डोमिनेटिंग नहीं है एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट यहां से यहां जा रहे हो तो सडन इंक्रीज हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका क्या था, मतलब आप कह सकते हो कि s और p ऑर्बिटल ही थे, इसलिए आपका सडन इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे d और f ऑर्बिटल आने के कारण आपका जितना एक्सपेक्टेड था, जैसे s और p में शील्डिंग की है न्यूक्लियस की, तो उतना ही d और f ऑर्बिटल से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बट उन्होंने उतना नहीं किया। उन्होंने रिपल्शन भी किया, उन्होंने आपका शील्ड भी किया न्यूक्लियस को, बट उतना ज्यादा नहीं किया। तो जब ज्यादा उन्होंने शील्ड नहीं किया तो रिपल्शन भी ज्यादा नहीं किया, इसीलिए आपका ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर ये ज्यादा रिपल करते आपके d और f ऑर्बिटल तो बहुत ज्यादा रिपल्शन के कारण आपका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए था, बट इनकी शील्डिंग पावर पुअर है, इस वजह से ये रिपल्शन भी बहुत कम करते हैं, इसीलिए ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। रिपल्शन करते हैं बट इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं करते जितना आपका s और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो, वो जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बात हो गई। तो आपका डाउन द ग्रुप आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है, बट वो न्यूक्लियर चार्ज आपका इफेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के कारण और s और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने के कारण वो न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं। न्यूक्लियस बहुत अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत छुपा हुआ, छोटा सा, बिल्कुल अंदर दुबका बैठा रहता है, और वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा, वो अपने अराउंड वाले को ही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर सकता है। तो वैलेंस शेल बहुत दूर होने के कारण उन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं लग पाता है। ठीक है, इसीलिए आपका क्या है, इतना ज्यादा आपका इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है वो डोमिनेटिंग नहीं है एज यू मूव डाउन द ग्रुप। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे आप मूव करते हो डाउन द ग्रुप आपका शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन कंपैरिजन टू शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल और इनर्ट इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है, जिसके कारण आपका क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आपका क्या हो गया है, साइज इंक्रीज हो गया है। और अगर हम बात करें इनकी, तो यहाँ आप देख रहे हो कि अगर मैं इनकी बात करूं तो पहले आपके में क्या है, यहां से अगर आप यहां जाते हो सडन इंक्रीज है। ठीक है, सडन इंक्रीज क्यों है यहाँ पे, अगर बात करें ड्यू टू हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ s एंड p ऑर्बिटल्स। ठीक है, बट अगर हम जैसे ही यहां से यहां आते हैं आपका d ऑर्बिटल आ जाता है, यहां से अगर यहां आते अगेन आपका 4d आ जाता है, यहां आते हैं तो d एंड f ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप d एंड f ऑर्बिटल आ रहे हैं। d और f ऑर्बिटल की शेप डिस्क्रीट होती है, डिफ्यूज होती है, तो वो प्रॉपरली आपकी शील्ड नहीं कर पाते जितने आपके s ऑर्बिटल शील्ड करते हैं। ठीक है, इसलिए इनके कंपेयर में ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। ज्यादा शील्ड कर रहे हैं तो ज्यादा रिपल्शन करेंगे। ठीक है, ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका क्या होता है, न्यूक्लियस को स्क्रीन करना और आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना। ठीक है बेटा, इसीलिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, सडन इंक्रीज हो गया, बट यहाँ पे d और f ऑर्बिटल होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया है, आपका साइज इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ d और f ऑर्बिटल आ गए हैं। मतलब साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने के कारण आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, और आपके क्या हो गया, बाहर वाले जो शेल्स हैं उनमें d और f ऑर्बिटल इंसर्ट होने के कारण d और f ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर पुअर है करते वो भी है, बट पुअर है इन कंपैरिजन टू s एंड p, इसीलिए वो इतना ज्यादा शील्ड नहीं करते, तो इतना ज्यादा रिपेल भी नहीं करते वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए वो कम रिपल्शन के कारण आपका एटॉमिक रेडियस भी कम इंक्रीज हुआ, इतना ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं हुआ जितना आप ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ आते हो। तो ये तो बात हो गई बेटा आपकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी आगे प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज को प्रोसीड करेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।